प्यारे मित्रों इसमें हम आपको जो जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं ये सब चीज़ें आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है आपसे पूछ लिया जाए मैकमोहन रेखा क्या है। बहुत से बच्चों को नहीं मालूम रहता, यहाँ तक कि पढ़ने के बाद भी। तो मैकमोहन रेखा के बारे में आप क्या जानते हो, इस तरह भी पूछ सकते हैं। चलिए थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलते हैं हम इसके बारे में भी। देखिए, मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच की सीमा रेखा है, सबको बता देते हैं। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं, तो थोड़ा सा आगे हम इसको विस्तार में पढ़ देंगे। विस्तार क्या, शॉर्ट में ही पढ़ेंगे इसको हम। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1912 से 1914 तक के लिए शिमला समझौते के द्वारा हुआ। इस समझौते में ब्रिटिश भारत, तिब्बत एवं चीन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस रेखा का निर्धारण हेनरी मैकमोहन ने किया, इसीलिए इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इस समझौते पर भारत एवं तिब्बत के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर तो किया था, लेकिन चीन ने हस्ताक्षर नहीं किया था, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कानूनी मान्यता नहीं मिल पाई थी। ठीक है, जो कानूनी मान्यता नहीं मिल पाई तो बार बार चीन कह रहा है हम इस सीमा को मान्यता देते ही नहीं। इसीलिए जो है भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है, ये मैकमोहन रेखा, उसी को लेकर विवाद है। भाई भारत मान्यता देता है, वो कहता है हम इस रेखा को मान्यता ही नहीं देते, विवादित है तो वही विवाद हो रहा है। इसीलिए चीन बार बार भारत में घुसपैठ कर रहा है, बार बार भारत को तंग कर रहा है, भारत भी बार बार परेशान हो रहा है इसके कारण। ठीक है, तो मित्रों यही है मैकमोहन रेखा। आगे हम पढ़ेंगे भारत चीन युद्ध 1962 के प्रमुख कारण एवं उद्देश्य। बच्चों ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक, भारत एवं चीन के युद्ध के कारण एवं उद्देश्य इस प्रकार हैं। चीन अपने साम्राज्यवादी नीति के कारण अपने सभी पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद बनाकर रखे हुए है। मित्रों ये बात सत्य है कि भारत और चीन की स्थिति ही रही है, चीन में गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, जो भी गवर्नमेंट वहां पर आई, सब ने पड़ोसी राष्ट्रों में अपनी सीमाओं का विस्तार किया। ठीक है, विस्तारवादी टाइप का है मित्रों। विस्तारवादी का मतलब वही है जैसे कोई दूसरे की जमीन पर कब्जा कर रहा हो, कब्जा उस जमीन पे कर रहा हो जो पड़ोस में हो, तो वही कंडीशन है। चीन अपने चारों तरफ से जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं सभी से कोई ना कोई विवाद बनाकर रखे हुए है। ठीक, अगला पॉइंट है चीन में शासन किसी का भी रहा हो, इसकी प्रारंभ से ही नीति रही है पड़ोसी राज्यों में अराजकता फैलाना, उधर विस्तार करना, पड़ोसियों को तंग करना। आज़ादी के बाद भारत की संपूर्ण विश्व में बढ़ती छवि एवं गुटनिरपेक्षता जैसे संगठन की लोकप्रियता को धूमिल करना चाहता था चाइना। यानी भारत की जो लोकप्रियता बढ़ रही थी, चीन को जो है वो खटक रही थी। चीन नहीं चाहता था कि उसका कोई पड़ोसी राष्ट्र उसके बराबर होने का दावा पेश करे, और भारत जो है बराबर की बात छोड़िए, भारत तो उससे आगे जा रहा था। इसीलिए चीन जो है एक प्रकार से कह सकते हैं ना, जैसे साला जरतुहा टाइप का हो, कहते हैं ना साला जरतुहा कहेंगे, तो समझ लीजिए वैसे कि भारत की लोकप्रियता से जैसे उसको जलन सी हो गई थी। वैसे भी चीन को कोई राष्ट्र, विश्व का कोई भी राष्ट्र लाइक पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता। ये मजबूरी है कि उससे सामान खरीदना है, तो खरीदने के लिए सभी अपने अपने संबंध बना के रखे हैं, लेकिन वास्तव में उसका जो स्वभाव है ना, उसको कोई लाइक नहीं करता। अगला है चीन अपने आंतरिक मामलों में होने वाली घटनाओं से जनता का ध्यान भटकाना चाहता था। मित्रों कुछ ऐसी घटनाएं चीन के अंदर चल रही थी, तो भारत के साथ युद्ध छेड़कर वो चाहता था कि सबका ध्यान युद्ध की ओर खिंच जाए, ताकि अंदर के मामले जो है विवादित ही रह जाए। अंदर का मामला जो है, यानी कहते हैं ना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपने यहाँ अंदर की स्थिति को छुपाने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया था। अगला पॉइंट है चीन भारत को दिखाना चाहता था कि मैकमोहन रेखा अवैध और ब्रिटिश नीति का परिणाम है। मित्रों ये चीज सही है, विवाद नहीं पालता तो मैकमोहन रेखा खुलकर सामने कैसे आती, और लड़ाई नहीं करता तो ये कैसे पता चलता कि ये विवादित है। यही चीज चीन इस प्रकार से अपडेट करना चाहता था उस विवाद को। ठीक है, चलिए अगला है उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण इस प्रकार हैं, जैसे सीमा विवाद हो गया, अरुणाचल और अक्साई चीन सीमा विवाद दोनों के बीच में है ही, या हम कह सकते हैं कि चीन के विचार से संपूर्ण मैकमोहन रेखा ही विवादित है। अगला है भारतीय क्षेत्र में सड़क का निर्माण 1954 से में चीन द्वारा जिनजियांग हो सकता है मित्रों, फिनजियांग, ठीक है गलत नहीं है, फिनजियांग और तिब्बत से होकर अक्साई चीन तक एक सड़क का निर्माण कर लिया, जिसका पता भारत को 1959 में चलने पर विवाद पैदा हो गया। भाई वहां पर चुपचाप उसने चीन तिब्बत पर कब्जा कर ही लिया था, तिब्बत में सड़क बनाना शुरू किया और लाया यहाँ अक्साई चीन तक, जो कश्मीर में है, कश्मीरी क्षेत्र पर जहाँ पर चाइना ने कब्जा कर रखा है।
अगला है दलाई लामा का भारत आगमन। 1959 में दलाई लामा भारत आए और नेहरू जी ने उनका स्वागत किया। भाई दलाई लामा कौन थे मित्रों? ये तिब्बत के धर्म गुरु थे। या एक प्रकार से कह सकते हैं तिब्बत पर, चूंकि एक धार्मिक राष्ट्र जैसे ही है, निहायत सज्जन व्यक्ति हैं वहाँ के, तो एक प्रकार से वहाँ धार्मिक शासन चलता था। इसीलिए चाइना जो है आसानी से तिब्बत को पे कब्जा कर लिया। तो तिब्बत के वहाँ के जो धर्मगुरु थे वो जब भारत आए तो नेहरू जी ने स्वागत किया। अब भाई उसको जो है चाइना को दलाई लामा पे ईर्ष्या थी, जलन थी, इसीलिए चीन को पसंद नहीं आया और तिब्बत विद्रोह में भारत का हाथ माना उसने। अगला है फॉरवर्ड पॉलिसी। इंटेलिजेंस ब्यूरो की सिफारिश पर भारतीय प्रधानमंत्री मैकमोहन रेखा और अक्साई चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहते थे, इसे चीन रोकना चाहता था। ठीक है, ये तो पहले की बात है। अगला है गश्ती दलों में झड़प। 1959 से 61 के दौरान गश्ती दलों में लगातार झड़पें हो रही थी। आपत्तिजनक नक्शा मित्रों वही है, 1958 में चीनी पत्रिकाओं में आपत्तिजनक नक्शा प्रकाशित किया गया था, जिसमें नेफा और लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन में दिखाया गया था। मित्रों वही चीज़ है जो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में चाइना ने कहा था कि ये कोमिंतांग सरकार के पुराने नक्शे हैं, समय नहीं मिला, समय मिलेगा तो हम ठीक कर देंगे। लेकिन ठीक करने की बात छोड़िए, वो तो अपडेट कर रहा था अपने विवादों को। ठीक है, चलिए इसमें आगे हम लोग कभी कभी ये पूछ सकते हैं अक्साई चीन विवाद क्या है, या अक्साई चीन के बारे में आप क्या जानते हो। तो अक्साई चीन के बारे में अगर चाहे विवाद पूछे चाहे अक्साई चीन पूछे, विवादित क्षेत्र तो है ही, चाइना का कब्जा उस पर है ही, तो शांतिपूर्ण ढंग से हो नहीं सकता, शांति क्या बोलते हैं वहाँ पर, तो शांति हो नहीं सकती, विवादित ही है। तो कभी जिस रूप में पूछेंगे उत्तर आप लोगों को उसी रूप में देना है। अक्साई चीन की संप्रभुता को लेकर, अक्साई चीन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अक्साई चीन की संप्रभुता को लेकर भारत चीन के बीच विवाद यह है कि इसे भारत लद्दाख का हिस्सा मानता है। हालांकि कश्मीर में है ही, आप नक्शे में देखे होंगे जो है। तो अक्साई चीन एक जो है जो दोनों ऊपर की तरफ सींग जैसे निकला नहीं हुआ है, एक तरफ का भाग जो है चाइना ने काट लिया है, एक तरफ का भाग पाकिस्तान ने काट लिया है। चलिए, यह लद्दाख का हिस्सा मानता है और चीन शिनजियांग का हिस्सा मानता है। तो कहने का मतलब वही है, भारत कहता है यह लद्दाख का हिस्सा है, यानी कश्मीर का हिस्सा है, और चीन कहता है शिनजियांग का हिस्सा है, अर्थात तो कहता है हमारा है, भारत कहता है हमारा है। इसी बीच में जेकर लाठी होकर भैंस कहते हैं ना। तो भाई एक बार मजबूती से उसने जो है कब्जा कर लिया है तो कहिए बैठा हुआ है, तो विवाद तो पड़ा ही है, इसलिए कि हमने उसको छोड़ा थोड़ी नहीं है, उनको दे थोड़ी नहीं दिए हम लोग। 1954 में चीन ने भारत अक्साई चीन को जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण भी कर लिया, जिसका पता 1959 में भारत को पता चला, तो दोनों में तनाव पड़ गया। इसके पहले मित्रों हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, हालांकि वही चीज़ है। अब चूँकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें अलग से आपको लिखना होगा। और 1958 में लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन ने अपने मानचित्र में दिखाया, जिसका भारत ने विरोध किया था। 1960 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी से अक्साई चीन पर भारतीय दावे को छोड़ने की बात कही, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने ठुकरा दिया था। उसने कहा कि अक्साई चीन हमारा है, आप इसको छोड़ दीजिए, हमारे पास ही रहने दीजिए, भाई हमारा है, हम ले रहे हैं, और आप भी जो है अब इस दावे को ख़त्म कर लिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा नहीं नहीं, आपका नहीं है भाई, हमारा है, वो आप जबरन हमसे छीने बैठे हैं और आप कहते हैं हम भूल जाएं, ऐसे कैसे भूल जाएंगे। अगला है युद्ध के बाद चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश या नेफा से पीछे हट गई, लेकिन अक्साई चीन से पीछे नहीं हटी। वहां 38,000 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा जमा के रखा है। ये बात सत्य है मित्रों, आप मैप में देखेंगे तो वहाँ अक्साई चीन वाले क्षेत्र पर चीन का कब्जा है। भाई और स्थानों से तो ये पीछे हट गई युद्ध विराम करने के बाद, लेकिन वहाँ पर इसने कब्जा जमा के रखा है। ठीक है मित्रों, अगले हम पढ़ते हैं मित्रों नेफा में भारतीय सेना की पराजय के कारण। मित्रों क्षेत्र दोनों स्थान पे युद्ध हुआ था, हालांकि कई पूरा पहाड़ी युद्ध हुआ ही था, लेकिन नेफा वाला क्षेत्र जो है, जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, वो तो पहाड़ी क्षेत्र है। वहीं पर आज भी दावा कर रहा है अरुणाचल क्षेत्र पे चाइना, वहीं पे बार बार अभी भी घुसपैठ कर रहा है। गलवान घाटी में आपने सुना ही है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं वहाँ पर कहीं कहीं गाँव की स्थापना कर चुका है वो। तो ठीक है, तो नेफा में भारतीय सेना की पराजय के क्या कारण थे, इसको भी हम लोग पार्ट में देख लेते हैं। कभी कभी ज़्यादातर प्रश्न इस तरह भी आपके पूछे जाते हैं।
ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में हम इसको भी देख लेते हैं। पहला नंबर, नेफा की स्थिति क्या है? भाई पहाड़ी क्षेत्र है भारत की ओर, भारत ने कोई सड़क उड़क तो बनवा के नहीं रखा है, बाकी चाइना का जहाँ उसको जहाँ ज़रूरत पड़ती है अपना सड़क उड़क पहले से ही बनवा लेता है। तो नेफा में पराजय का जो कारणों को हम कुछ पॉइंटों में हमने इसको बनाया है, हालांकि बहुत ज़्यादा विस्तार में ये प्रश्न नहीं आता, आएगा भी तो आप लोग विस्तार कर लीजिएगा जैसा आपको समझा रहे हैं। पहला पॉइंट है भारत की खराब एवं कमज़ोर संचार व्यवस्था। मित्रों ये सत्य है कि वैसे भी हम लोग पूर्वोत्तर क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अब पहले भी नहीं दिए थे, इसलिए वहाँ पर जो है विशेष सारी व्यवस्था और विकास कार्य में हम पीछे रहे हैं। ना तो वहाँ सड़क बनवा के रखे हैं, ना ही वहाँ हम ज़्यादा अपनी सुरक्षा व्यवस्था ही करके रखे हैं, तो इसी कारण वहाँ पर हम सफल नहीं हो पाए। चाइना भारी पड़ा हम पे। अगला है चीन के मुकाबले भारतीयों के घटिया हथियार। मित्रों वही है, चाइना के आधुनिक हथियार, भारतीयों के 303 वही पुरानी राइफलें जो अभी तक पुलिस वाले लेकर गांव-गांव में आते थे, मस्केट भी कह सकते हैं उसको। अगला है चीन की सैन्य संख्या भारत से 20 गुना अधिक थी। मित्रों वही चीज़ है, कारण तो वही है, क्योंकि चीन की सेना वैसे भी ज़्यादा थी, वही चाहे अन्य क्षेत्रों में लड़े चाहे जहाँ भी लड़े, लेकिन सैन्य शक्ति जहाँ पर चाइना हारता वहीं पर पहुँच जाती पूरी, तो 20 गुना अधिक तो थी ही। अगला है भारतीय तोपखाने का सहयोग। भाई भारतीय तोपखानों को इतनी ऊंचाई पर इतनी जल्दी से कैसे ले जाया जाए, ये भी सत्य है। कहाँ से ले जाया जाए, कितनी जल्दी ले जाया, और आप भी देख सकते हैं इधर जो है सिक्किम की ओर से जाने का एकमात्र रास्ता है, वो भी पतला सा पॉइंट है, उसको कुछ नाम से दे जानते हैं बेटा, लेकिन इसमें याद नहीं आ रहा है हमें। हाँ वो कुछ बोलते हैं, कोई कॉल, कोई क्या नाम हुआ है उसको, चलो फिर बताएंगे बाद में। अगला पॉइंट है युद्ध पूर्व भारत ने कोई भी योजना नहीं बनाई थी। उसको मालूम, भारत को तो मालूम ही नहीं था कि हम पे चाइना आक्रमण करने वाला है, तो योजना बेचारा कहाँ से बनाएगा। जब योजना नहीं बनाया तो जैसे भी हो सका जल्दी जल्दी में जिस तरह आक्रमण करना हुआ किया उसमें हार भी गया। तो कहने का मतलब जिसको मालूम ही नहीं था कि हमको युद्ध लड़ना है, तो योजना भला काहे बनाएगा और क्यों बनाएगा। अगला पॉइंट है भारत के पास शीत ऋतु हेतु आवश्यक साजो सामान का अभाव था। शीत ऋतु तो मित्रों हालांकि ठंडी का मौसम तो वैसे भी एक खतरे से कम नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में भारतीयों के पास वो वस्त्र नहीं थे जिनका प्रयोग शीत ऋतु में वो कर सकें। ठीक है, एक तरफ से मौसमी मार और दूसरे तरफ से चीनी हथियारों की मार, तो दोनों मिलकर जो है भारतीयों को पराजित कर दिए। अगला है भारत की कमज़ोर आपूर्ति व्यवस्था। मित्रों वही चीज़ है, कमज़ोर संचार व्यवस्था हो चाहे आपूर्ति व्यवस्था हो, अगर संचार व्यवस्था कमज़ोर है, सड़कें नहीं हैं, आने जाने के साधन नहीं है, तो आपूर्ति भी ठीक से नहीं हो पाएगी, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अगला है भारत के पास पर्वतीय डिवीज़न का अभाव। ये भी सत्य है, पर्वतीय डिवीज़न पहाड़ों पर लड़ने के लिए पहाड़ी युद्ध कला में प्रशिक्षित सेना होनी चाहिए, जो कि भारत के पास नहीं थी। ठीक है मित्रों, चलिए पढ़िए लिखिए मस्त रहिए, बहुत लंबा वीडियो ना होने पाए इसलिए हम वीडियो को यहीं पर रोक दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बाकी जो समझ में ना आए आप लोग कमेंट करिएगा, पूछिएगा, प्रयास करूँगा बताने के लिए। हालांकि समय मित्रों बहुत कम है, बहुत कम मिलता भी है, इसलिए बहुत से हमारे मित्र जो कुछ भी कहते हैं, कहीं पर ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं, कहीं पर कैसे हो रहे हैं, अचानक इतना समय ही नहीं है कि हम सारे कुछ बना पाएँ। हाँ प्रयास हम तब करेंगे जब एक बार हमारे ये सभी सेमेस्टर के वीडियोज हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे, तो उसके बाद हम प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि खाली वक्त होगा हमारे पास। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए मस्त रहिए, खुश रहिए।